Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar or in this session we are going to discuss about the most important questions which are from the geography and these questions are very important. So ये स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल को ध्यान में रख के जो आपके क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में जैसे मैंने बताया आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, डेट्स अनाउंस हो चुकी है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि शायद आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये जो अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर दी एसएससी स्टूडेंट्स और इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एसएससी के ही आप ही की तरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस लिंक अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ ये हमारा एसएससी का कोर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको 4,999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं ये आपको एग्ज़ाम लाइक जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती हैं। आपके लिए जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में आपके टाइमिंग होती है उसी तरह से टाइमिंग होगी। आप जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ओके, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है और इट इज़ रिलेटेड टू दी सॉइल्स। टॉपिक है ना आपका इंडियन ज्योग्राफी। जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपका सॉइल्स एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है। उसी चैप्टर के अंदर जो है ये आपका सब टॉपिक्स है जिसके अंदर आपकी रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्वेश्चन एक है इस टॉपिक से रिलेटेड, बट हम इस टॉपिक से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेंड कर पाएँ। एक ही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं सॉइल से रिलेटेड, बट दैट डजंट मीन कि सेम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ हम ऐसा जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम टॉपिक से कुछ इस तरह का सवाल बनता होगा, ओके, या फिर आने के चांसेस है। तो चलिए ऑप्शन 1 है आपका, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, जैसे कि इग्नियस रॉक, और नीस जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये है। द सेकंड इज दे आर रेडिश इन कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन इट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दीज सॉइल्स लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड आर लेस फर्टाइल। तो देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास और जो ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ए में है जो आपका ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर डी जो है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए पहले से थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सॉइल नज़र आ रही होगी। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे होंगे कि इस तरफ में आपको जो साइड में थोड़ी सी ब्राउनिश है और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो येलोइश है, उससे थोड़ा और अंदर जाएंगे तो रेडिश कलर में आपको सॉइल जो है वो नज़र आ रही होगी। तो यही जो सॉइल है इसी को आपकी येलो या रेड सॉइल बोलते हैं। अब आप एक चीज़ तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि रेड एंड येलो सॉइल दोनों एक जगह पे नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहीं पे ध्यान देने वाली है कि जो रेड सॉइल होती है वही सॉइल आपकी मान लीजिए येलो सॉइल है, ठीक है, येलो सॉइल ही आपकी बाद में रेड सॉइल में कन्वर्ट होएगी, ठीक है, और आपको सेम ही जगह पे रेड सॉइल और येलो सॉइल देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट दैट इज योर इग्नियस रॉक एंड द नीस दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो होता क्या है, देखिए ग्रेनाइट जो आपका इग्नियस रॉक है, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गई और मेटामॉर्फिक, दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ रॉक। हमें क्या होता है ना, अर्थ में 3 तरह की रॉक्स देखने को मिलती हैं। पहली जो हमने बात की वो आपकी इग्नियस रॉक है, और सेकंड आपकी जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक है,
और तीसरी जो आपकी वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा फिर लेक्चर हमारा हो जाएगा। देखिए, जो इग्नियस रॉक है इसको पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नोन एज द पेरेंट रॉक। तो आपकी जो इग्नियस रॉक है उससे पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वो आपकी वो वाली रॉक है इग्नियस रॉक जो सबसे पहले बनती है। पेरेंट रॉक इसलिए कहा जाता है बिकॉज जैसे मैंने 3 टाइप्स की रॉक बताई आपको, तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बोथ रॉक्स जो है उनका जो ओरिजिन होता है वो इग्नियस से ही होता है। तो पेरेंट इसलिए क्योंकि इग्नियस रॉक से ही आपकी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, तो दैट्स वाई ये पेरेंट रॉक कहलाती है आपकी। और ये जो इग्नियस रॉक है ये आपकी जो है ये डायरेक्टली अर्थ के अंदर से जो लावा निकलता है उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जो रॉक की फॉर्मेशन होगी वो इग्नियस रॉक होगी। मान के चलिए कि एक वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन में अंदर से बहुत सारा लावा निकल के आएगा और वही लावा जब बाहर आके सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री, अलग अलग वैसे लेयर्स हैं, लेकिन जनरली अगर बात करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहाँ पर या उससे नीचे जो होगा, आपको जितना भी मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में ही मिलेगा, ठीक है। तो वो मोल्टन मटेरियल जैसे ही अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, क्योंकि वहाँ पे तो टेम्परेचर इतना नहीं है ना, क्योंकि उस लेयर पे हम रह रहे हैं, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट मतलब वो ज़मीन जो हमें नज़र आ रही है, अगर आम लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ज़मीन जो हमें नज़र आ रही है दैट इज़ योर क्रस्ट। उस ज़मीन का टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें फील होता, ठीक है, और हम सर्वाइव भी ना कर पाते। तो यहाँ पे जो जनरली टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो आपका कम है। तो नीचे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी रॉक्स है, पत्थर है, वो आपके लिक्विड स्टेट में है। और जैसे ही क्रस्ट जो होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें अगर कोई ब्रेकेज हो या होल हो जहाँ से अंदर का मटेरियल बाहर निकल सकता हो, तो वहाँ से वो लावा बाहर आता है। अब अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था, जब लावा बाहर आकर निकलेगा तो ऑब्वियसली सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है। और वही लावा जो सॉलिडिफाई होता है, कठोर होता है, सॉलिड बनता है, वो पत्थर के रूप में फॉर्मेशन ले लेता है। उसी पत्थर को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इस वजह से पेरेंट रॉक आपका जो इग्नियस रॉक होगा, क्योंकि पहली रॉक की फॉर्मेशन इग्नियस रॉक की हुई। उसके बाद सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक अलग अलग प्रोसेसेस है, वो उस इग्नियस रॉक से ही बनेगी, बट अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बनेगी, ठीक है। तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या कह रही थी, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट, जो कि आपकी इग्नियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है जो इग्नियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद नीस जो आपकी मेटामॉर्फिक, ये नीस क्या है, ये आपकी इग्नियस रॉक, मान लीजिए जो इग्नियस रॉक है उसी के ऊपर इंटेंस हीट जो है वो प्रोवाइड की जाए। मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन हुई, उससे बाहर आकर लावा जो है वो इकट्ठा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। उस टाइम पर जो वो पत्थर बना उसको इग्नियस रॉक कहा जाएगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साल, 5 साल, 6 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल बाद क्या होगा, उस पत्थर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, सनलाइट पड़ रही होगी, बारिश का पानी पड़ रहा होगा, अलग अलग तरह के दबाव होंगे, हीट, कभी वो कंप्रेस होगा, कभी वो एक्सटेंड होगा। तो ये अलग अलग जो उसके ऊपर चीज़ें होंगी, मतलब प्रेशर और हीट की वजह से क्या होगा, वो जो इग्नियस रॉक होगी वो ब्रेक डाउन होगी, या फिर उसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो पानी ऊपर से आ रहा है बारिश के तौर पे उसके अंदर भी केमिकल्स मिक्स होंगे ना। तो वो केमिकल्स जो हैं, जो ऑलरेडी इग्नियस रॉक पड़ी हुई थी उसके अंदर ऐड ऑन होगा, और ऐड होने के बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा होगा, सनलाइट भी पड़ रही होगी, 500-600 साल से लगातार सनलाइट पड़ रही है। तो वो जो पत्थर है वो आपका जिस स्टेज में पहले था वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि ऑलरेडी एक स्टेज पे था उससे दूसरी स्टेज में चला जाना, उसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। तो वहीं से ये मेटामॉर्फिक शब्द लिया गया है। तो मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन जो होगी वो इग्नियस रॉक से होगी या सेडिमेंट्री रॉक से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपकी रेड एंड येलो सॉइल इनसे बन सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर रेडिश इन कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, और उसी आयरन ऑक्साइड के साथ जब बारिश के पानी का रिएक्शन होता है या फिर जो सनलाइट है उसका रिएक्शन होता है, तो वो ऑक्साइड्स जो हैं उन्हीं की वजह से जो कलर है वो डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे
जहाँ पे आपको येलो सॉइल देखने को मिलेगी, वहाँ पे येलो जो ऑक्साइड है वो डेवलप होगा इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से। जहाँ पे रेड सॉइल दिख रही है वहाँ पे रेड ऑक्साइड डेवलप होगा। अब ये हुआ क्यों? ये इस तरह से मान के चलिए आप कि कोई आयरन की कोई चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए लोहे की कोई चीज़ है, आप उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दें, मतलब आप उसको एनवायरनमेंट में रखें, खुले में छोड़ दें, वहाँ पे बारिश पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उस पर जंग लग जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद उस पर जंग लग जाएगा, और जो जंग होगा उसका कलर क्या नज़र आएगा आपको, रेडिश कलर में नज़र आ जाएगा या फिर डार्क ब्राउन कलर में नज़र आएगा। तो वो जो कलर चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो चेंज हो रहा है इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से, ठीक है। तो सेम ऑक्साइड जो है सॉइल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और विद जो केमिकल रिएक्शन होता है पानी की वजह से, सनलाइट की वजह से, तो उसकी वजह से जो सॉइल है अपना कलर चेंज करती है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, दिस सॉइल लैक इन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड आर लेस फर्टाइल। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं देखिए यहाँ पे लिख रखा है ऑर्गेनिक मैटर्स आर लेस फर्टाइल। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। जो ये इग्नियस रॉक होती है ना, इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने बताया कि इग्नियस रॉक का जो ओरिजिन है वो नीचे से लावा निकल रहा है। तो लावा जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही है। तो उस कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहाँ पे नहीं रह पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली ये इनिशियल है, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग है, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा 3500 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है अंदर अर्थ में देखने को मिलता है। तो उस टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक मटेरियल ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी उस लावा के अंदर, और वही लावा तो बाहर आके जो रॉक की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस रॉक के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दीज सॉइल्स लैक इन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिड एंड द ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसलिए क्योंकि आयरन ऑक्साइड उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये चीज़ें कम होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज हेयर इज द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन से हमने 4-5 क्वेश्चन जो साथ में ऐड करके पढ़ लिए। अब मेरे ख्याल से टॉपिक काफ़ी हद तक आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेगुर सॉइल और द ब्लैक सॉइल, जिसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और ये उसकी स्टेटमेंट्स है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सेकंड स्टेटमेंट है, दे आर वेरी रिच इन द मिनरल्स कंटेंट बिकॉज दीज सॉइल्स वर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। एंड द थर्ड इज, दे आर फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक एक करके पढ़ेंगे और इनसे जो और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं वो भी देखते हुए जाएंगे। तो पहले क्या सबसे पहला क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में ही से ही निकल के आ रहा है, क्या है कि यहाँ पर आपके रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल, ये तीनों एक ही सॉइल को कहा जाता है, जो कि आपकी कौन सी है, ब्लैक सॉइल कह लीजिए, ठीक है। मतलब काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा होती है, उसी को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, उसी को रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एसएससी इस तरह से पूछ सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज गुड फॉर दी, या फिर मोस्ट सुटेबल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। तो कॉटन सॉइल इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छी से हो पाती है ब्लैक सॉइल के अंदर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से एक स्टेटमेंट से निकल के आगे कि रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल एक ही है, और जो ब्लैक सॉइल होती है इट इज़ द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो स्टेटमेंट 1 पे चलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लैक सॉइल, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन जो अंदर से जो डेक्कन प्लेट्यू है ना हमारा, वो डेक्कन प्लेट्यू कंप्लीटली बना हुआ है लावा की बड़ी बड़ी शीट से, ठीक है। जब आपका ये डेक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुई, अलग अलग जगह पे वोल्केनिक इरप्शन हुई, और यहाँ पे इस इरप्शन से क्या हो गया, बहुत बड़ी लार्ज लावा शीट्स जो हैं वो उस डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में फैल गई, ठीक है। और वही जो लावा है बाद में ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो उसने फॉर्म, कोई चीज़ जल चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जलने के बाद जब वो जल चुकी थी और बाहर आई तो क्या होगा, वो जो ठंडी होगी तो आपको ब्लैक कलर में ही नजर आएगी, दैट्स वाई ब्लैक सॉइल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, दे आर वेरी रिच इन द मिनरल कंटेंट्स बिकॉज दीज सॉइल्स वर फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए मिनरल कंटेंट्स इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक
ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें क्या हैं, आपकी ब्लैक सोइल जहाँ पे नज़र आएगी ना, जिन एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब जो एरियाज़, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, उसकी वजह से पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, ये सब हैं। अब ये जब जंगली जानवर, पेड़ पौधे जब ये मरते हैं या किस डेथ होती है, तो उस केस में क्या है, सॉइल के अंदर ये आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। और उसके अलावा भी अगर बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, आंध्रा हो गया, इन सभी स्टेट्स में आपको क्या है, गोल्ड माइंस आपको बहुत अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलती हैं। तो गोल्ड क्या है, मिनरल है, तो दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, दे आर फाउंड इन द कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो हम इस पर बात ही कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको मैप पे एक बार मैं शो कर देता हूँ। देखिए, ये वाला जो कम्प्लीटली एरिया है ना, ये आपको गुजरात का हिस्सा नज़र आ रहा है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उसके बाद ये सारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये सारा जो एरिया है ना, ये सारा आपका ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। तो इन स्टेट्स में ये ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, और स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर देखा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने एक करंट अफेयर भी इससे रिलेटेड पढ़ा था, तो चांसेस है इसके कि इसको ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाए। करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है या जो रीफ्स है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, उनका कलर चेंज हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया पे इस बार की जो विंटर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सॉरी, विंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, दैट इज़ 41.6 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, विंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 41.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विंटर्स में इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई वो करंट अफेयर में था। खैर, क्वेश्चन हमारा क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शन ए इज द ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के मैप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ये रीफ एक्चुअली में होता क्या है, अगर उसकी बात करनी हो तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा रीफ है, ठीक है। अलग अलग कलर में होते हैं ये, ठीक है, रेड में मिल जाएंगे, ग्रीन में मिल जाएंगे, येलो में मिल जाएंगे, लाइट ब्लू में मिल जाएंगे, अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो या फिर पिक्चर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो ओशन के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे ये बहुत सारे, इनको रीफ कहा जाता है, कोरल रीफ्स कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये मैराइन इकोसिस्टम का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं ओशन की हेल्थ के बारे में। ओशन की हेल्थ का मतलब क्या है, देखिए, ओशंस का जो टेम्परेचर होता है और उसके अंदर डिज़ोल्व जो साल्ट होता है वो प्रॉपर अमाउंट में रहे, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे, डिक्रीज़ ना करे, सैलिनिटी जो है ओशन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे, डिक्रीज़ ना करे, तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ, ओशन जो है वो हेल्दी है, या फिर ओशन में कोई ठीक चल रहा है, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है। क्योंकि ओशन जो होता है ना, जो हमारा बड़े बड़े जैसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस को। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए कि हम लोग नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्थ इंडियंस जो लोग हैं वो तो ओशन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो देखा जाए तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इंडियन ओशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, जो इंडियन मानसून है वो आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो इंडियन ओशन से ही ओरिजिनेट हो रही है। और ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, तो उससे ऑब्वियसली मानसून पे इफेक्ट पड़ेगा, और मानसून पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो जो मानसून विंड्स आ रही हैं वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। एंड इन दैट केस क्या होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको वो उतनी रेनफॉल नहीं मिलेगी जितनी उनकी फसल के लिए ज़रूरी है, तो उस केस में प्रोडक्टिविटी कम होगी, एंड वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है इफेक्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया को। सो ये जस्ट एक एग्जांपल था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओशन की जो हेल्थ है या फिर ओशन का जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो कोरल्स होते हैं, ये जो रीफ्स होते हैं, ये हमें ओशन की हेल्थ के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तो ये आपको मल्टी कलर में नज़र आ रहे हैं, हरे भरे लाल, इस तरह से अलग अलग कलर में नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कोरल जो रीफ्स हैं इनकी हेल्थ अच्छी है। तो इनकी हेल्थ अच्छी है मतलब कि इनको जितना टेम्परेचर चाहिए
और जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट चाहिए ओशन के अंदर उतना ही यहाँ पर है, जितनी सनलाइट चाहिए उतनी मिल रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन दैट केस ये जो रीफ्स है इनका कलर चेंज हो जाता है, ये वाइटिश कलर में नज़र आने लग जाते हैं या फिर ये डार्क कलर में होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वाइट या फिर डार्क ग्रे कलर में जब ये होने लग जाएंगे दैट मीन्स उस एरिया में ओशन का टेम्परेचर जो है वो या तो ज़्यादा हो रहा है या फिर वो फेवरेबल नहीं है इन कोरल रीफ्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये बहुत बार चर्चा में रहता है, ये इसलिए न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे जो कोरल रीफ है द ग्रेट बैरियर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बैरियर रीफ हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, लगभग इस तरह से है, तो इसलिए इसे बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर तो हमें मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। एंड द जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो क्या कहती हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। किस वजह से? जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेन कोज। उसकी वजह से ओशन का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है और उसकी वजह से ये जो रीफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और अगर ये रीफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उस केस में वहाँ पे जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो फिशेस होती हैं उनके लिए एज ए शेल्टर या फिर उसका काम भी ये करते हैं और एज ए फूड के लिए भी ये काम करते हैं। तो फिशेस नहीं होंगी तो वर्ल्ड की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दो क्वेश्चन जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें समझेंगे। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। यहाँ पे आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक और आपकी लेयर होती है जिसको एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी 5 लेयर्स हो जाएंगी, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर्स। अब इसमें से लोएस्ट लेयर कौन सी है, ठीक है, कि सबसे नीचे वाली कौन सी है? देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अर्थ आपको शो कर रखी है, और इस अर्थ में क्या होता है कि अगर आप ज़मीन से ऊपर की तरफ हाइट लेना स्टार्ट करोगे, मतलब आप ज़मीन से आसमान की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, तो उस केस में आपको अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। मान लीजिए आप एक शिप में बैठे या फिर एक प्लेन में बैठे, बट एक ऐसा प्लेन जिसमें आप एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, उस प्लेन के बाहर का जो टेम्परेचर है वो फील कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप फ्लाइट लेंगे और ऊपर की तरफ को जाएंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि कुछ हाइट तक आपको जो टेम्परेचर है वो आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, साथ के साथ में जो एयर प्रेशर है वो आपका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये क्या शो करती हैं? ये शो ये करती हैं कि यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हो तो उस केस में अलग अलग लेयर्स से होकर आप गुजर रहे हो। ठीक है, तो जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये वो वाली लेयर है जो सबसे बेसिक लेयर है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि अर्थ के सरफेस के साथ जुड़ी हुई या फिर अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती हैं। ये वो लेयर है जहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दी गैसेज जो है वो अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा डेंस आपको ये लेयर देखने को मिल जाएगी। और इस लेयर में क्या होगा कि सबसे नीचे जो है एयर प्रेशर हाई होगा, जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे तो एयर प्रेशर कम होता रहेगा, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस एयर को बाउंड करके रखते हैं, बांध के रखती है ज़मीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है, वो क्या कि एयर प्रेशर जो होता है वो ज़मीन पे हमेशा हाई होगा इन कंपैरिजन टू दी ओवरलाइंग लेयर्स, मतलब ऊपर ऊपर उठोगे तो एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है ना, जब आप कभी भी पहाड़ों पर जाते हो या किसी ऊंची जगहों पर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो कान हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर का डिफरेंस आता है। वहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है, प्लेन एरिया में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आपका राइट आंसर ये है, और हो सकता है आपको ये जो लेयर्स हैं वो आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए भी आए, तो आप उस केस में याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर वो वाली लेयर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। एक्सोस्फेयर वो वाली लेयर है जो लास्ट लेयर है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके ये जो लेयर है आउटर जो स्पेस है उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी या फिर मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेज है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में ही आपको नज़र आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी वो वाली लेयर है जहाँ पे आपके ज़्यादातर जो प्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेज बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे ज़्यादातर वेदर की जो एक्टिविटीज़ है, मतलब बारिश होना, बिजली, बादल, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
तो ऑब्वियसली प्लेन्स हैं वो चीज़ अवॉइड करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेज वो कम हो जाता है और वेदर जो कंडीशन है वो प्रिवेल नहीं करती है उतना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। आप इनकी हाइट भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, द अंडमान ग्रुप ऑफ द आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। ऑप्शन है आपका 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 10 डिग्री, 12 डिग्री। अब देखिए ये लैटिट्यूड्स क्या है ना, ये हमारी अर्थ है, इसमें कुछ इस तरह की लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और कुछ इस तरह की लाइन होंगी, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ना, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये वाली जो मतलब ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, ये आपकी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, ठीक है। तो ये जो जा रही हैं इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, ऊपर से नॉर्थ से साउथ जो आ रही है उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। जब बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर है इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की गई है, और उन सभी लाइनों को हमने क्या है ना, एक नंबर दिया है। नंबर किस तरह से दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बीच वाली को हमने 0 नंबर दिया है, तो बीच वाली से जैसे जैसे हम एक एक लाइन ऊपर जाएंगे उसको 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते जो यहाँ पे लास्ट लैटिट्यूड जाएगी उसको 90 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, ओके। और सेम ये वाली 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, और सेम उसी तरह से नीचे 1 2 3 करते हुए यहाँ पे जो लास्ट लैटिट्यूड जाएगी वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो जाएगी, ओके। ये जो लॉन्गिट्यूड्स चल रही हैं इनमें भी सेम ऐसा ही है, जो बीच में होगी बिल्कुल वो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, और उससे इस तरफ या फिर इस तरफ जैसे ही जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से करते हुए ये लॉन्गिट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब खैर हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ ये डायग्राम कैसे रिलेवेंट होता है वो इस तरह से कि यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो सेपरेट करने वाली लैटिट्यूड्स है वो कौन सी हैं। देखिए ये आपकी 10 डिग्री लैटिट्यूड है, और 10 डिग्री में भी आप ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इसलिए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपका आंसर होगा। अब इस 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। आपको हो सकता है कि लैटिट्यूड ही लिखा जाए, या हो सकता है 10 डिग्री चैनल भी ऑप्शन में हो, तो बहुत केसेस में क्या है 10 ही आपका राइट आंसर होगा, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। पोजीशन की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ही मैप नज़र आ रहा होगा। ऊपर का जो है ये सारा आपका अंडमान आइलैंड्स है, और नीचे वाला सारा निकोबार आइलैंड्स है। इसके अंडमान की जो कैपिटल है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, और इसमें अगर अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान ये अलग अलग है। उसी तरह से निकोबार भी आपका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इन दोनों के बीच में ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक लाइन जा रही है, ये आपकी 10 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन है, इसी को आपका 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। देखिए एक्चुअली में ऐसी लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है, बट जब आप मैप पे ड्रॉ करोगे ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और साथ में लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इनके बीच से होती हुई हमें गुजरती हुई नजर आती हैं। तो दैट्स वाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मॉनसून इन इंडिया इज द मेन रीजन फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द जून एंड सेप्टेम्बर। देखिए सवाल है कि इंडिया के अंदर मानसून जब होती है तो उस केस में जून और सितंबर के बीच में इनमें से कौन सी जो विंड्स हैं या फिर कौन सी मानसून जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस रेनफॉल के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी बारिश हो रही है, ठीक है, आपकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें इंडिया के अंदर एंटायर इंडिया के अंदर आपको बारिश देखने को मिलती है। तो वो जो बारिश होती है वो क्यों होती है वो सवाल है आपका, ठीक है। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जो मानसून का सीज़न है वो कहाँ से कहाँ तक है, जून टू सितंबर ये आपका मानसून का सीज़न है। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे या फिर अगर आप साउथ इंडिया में रहते होंगे तो ये जो 4 महीने हैं ज़रूरी नहीं कि इन चारों महीनों में आपके उस नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बारिश हो, बट हाँ इंडिया के अगर स्ट्रेच की बात करें तो ये मान लीजिए आपका इंडिया है ना, तो यहाँ से लेके पूरा नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये पूरा इंडिया आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर पूरा इंडिया आ रहा है। तो इस पूरे एरिया में जो बारिश होती है वो इन 4 महीनों के अंदर होती है। साउथ इंडिया में सबसे पहले होगी, ठीक है, केरला कोस्ट पे सबसे पहले मानसून आती है,
जून में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो मानसून है वो आपकी नॉर्थ इंडिया की तरफ को ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो वैसे ही डेट्स जो है वो आपकी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले केरला कोस्ट, उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर एंटर करती रहेगी। खैर, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सेकंड चीज़ क्या है कि ऑप्शन आपके ये है कि साउथ ईस्ट मानसून है या नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। तो देखिए ये डिसाइड किस तरह से होता है ना, ये मान लीजिए एरोज हैं, ये एरो क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब एक लाइन आप अगर ये ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आपका साउथ वेस्ट होगा। इसको अगर ड्रॉ करें तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। क्योंकि ये हमने डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड की, क्योंकि ये वाली जो लाइन जा रही है ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ठीक है, इसलिए हमने नॉर्थ वेस्ट कह दिया। उसके बाद ये वाली जो लाइन जा रही है ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए हमने साउथ ईस्ट कह दिया। अब आप ये भी कह सकते हो कि साउथ ही पहले क्यों, ईस्ट क्यों नहीं, ईस्ट साउथ क्यों नहीं कहते, बिकॉज द मेन डायरेक्शन जो है ना वो नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले नॉर्थ साउथ में से जो आएगा वो लगाएंगे। तो साउथ ईस्ट के बीच से गुजरा है तो हम साउथ ईस्ट कहेंगे। इसके बाद आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन गई ना ये ज़्यादा आपकी वेस्ट की तरफ का, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट की तरफ को है, तो हम क्या कहेंगे, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। और ये वाली सेम लाइन यहाँ पे इस तरफ को ज़्यादा ईस्ट की तरफ हो तो हम कहेंगे ईस्ट ईस्ट साउथ। तो अगर आप वैसे कहना चाहते हो कि ईस्ट पहले क्यों नहीं आया, तो अब यहाँ पे ईस्ट भी आ गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ईस्ट की तरफ को है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी डायरेक्शन ड्रॉ होती हैं। अब डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ जो मानसून आती है वो कौन सी डायरेक्शन से आती है। तो हमारे यहाँ मानसून आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है। यहाँ पर आपका हाई प्रेशर जनरेट होता है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे लो प्रेशर रहता है तिब्बतन प्लेटो और नॉर्थ इंडिया में। तो जितनी भी विंड्स होती हैं वो इस डायरेक्शन से निकलती हैं और इस डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि ओशन से ओरिजिनेट हो रही है तो पानी लेके जाती है अपने साथ। तो जिस डायरेक्शन से विंड आती है उस विंड का वही नाम होता है। जैसे कि ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर हवाएं कहाँ से आ रही है, तो इंडिया में बैठा हुआ आदमी उसके हिसाब से हवाएं इस डायरेक्शन से आ रही है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, उसके बाद एंटायर इंडिया में बारिश करते हुए चलती हैं। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सॉइल इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। ये अगेन सॉइल से आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। 4 सॉइल के नाम हैं यहाँ पे, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। देखिए सबसे ज़्यादा सवाल ये कहता है कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कौन सी सॉइल आपको देखने को मिलती है, कि सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी है भारत के अंदर एंटायरली जो देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ योर एलुवियल सॉइल। अब क्यों है वो भी देख लेते हैं। पहले एरिया की अगर बात करें तो ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा एरिया एलुवियल सॉइल का ही हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा एंटायर एरिया जो है यहाँ पर एलुवियल सॉइल ही आपको नज़र आएगी, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। अब ये क्यों है, क्या है, देखिए एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। पहला सवाल तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, जितने भी इंडिया में सॉइल के टाइप देखने को मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल है वो आपकी एलुवियल सॉइल ही है। एंड द सेकंड थिंग इज कि सबसे ज़्यादा एरिया में ये नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो वाला हिस्सा कवर कर रही है जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादातर हिस्सा आ रहा है, और असम का कुछ प्लेन एरिया आ रहा है। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये सॉइल देखने को मिल रही है। और इस हिस्से में खास बात क्या है कि ये हिस्सा वो वाला पार्ट है इंडिया का जहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स, बड़ी नदियाँ जो है वो बहती हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का लोअर एरिया अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या है, आपकी पंजाब का जो नाम है वो पंज आब करके, ठीक है। तो 5 नदियाँ वहाँ पे नज़र आ जाएगी, सतलुज, ब्यास, रावी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद गंगा होगी, यमुना होगी, गंडक होगी, कोसी, घाघरा, दामोदर, ये सारी नदियाँ जो है बड़ी बड़ी नदियाँ वो इसी स्टेट्स के अंदर फ्लो कर रही हैं। अब इन नदियों का क्या लेना देना इस सॉइल से, देखिए जब नदियाँ ये बहती हैं ना तो क्या करती हैं, ये अपने रास्ते में जितने भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं उनको बहा के लेके आती हैं, पहाड़ों से लेके आएंगी, ठीक है, वहाँ से लेके आएंगी। अब जब ये पानी के अंदर वो पत्थर वगैरह बहते हैं तो होता क्या है, इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है, वेदरिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि
नदी का पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर आप कभी भी ऐसे एरिया में जाओगे, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाओगे जहाँ पे आपको रिवर्स नज़र आती है, प्लेन एरिया में एंटर होती है, क्योंकि ये तो पहाड़ी स्टेट्स हैं, पहाड़ वाले स्टेट्स हैं, यहाँ से रिवर का फ्लो बहुत तेज़ होता है। जैसे ही रिवर प्लेन एरिया में आना स्टार्ट करेगी, रिवर का फ्लो कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि इन एरियाज़ में, जहाँ बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया आना स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर, जिनको बाउल्डर्स कहा जाता है, वो नज़र आएंगे। ये पत्थर अगर मैं बात करूँ तो मैं कितने बड़े बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े एक ट्रक का साइज़ होता है, उतने बड़े साइज़ के पत्थर भी नज़र आएंगे, उससे बड़े भी उससे होते हैं, उससे छोटे भी होते हैं, तो उनको बाउल्डर्स कहा जाता है। वो पत्थर ये नदियाँ बहा कर लेके आती हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नदियों का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि ये बड़े बड़े पत्थरों को बहा के लेके आती हैं। बट ये अपने कोर्स ऑफ द रिवर में जब नदी बह रही होती है, अपने रास्ते में बह रही होती हैं, तो उस बीच में क्या करती हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ती हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते तोड़ते, अब क्योंकि ये रिवर्स हज़ारों लाखों सालों से बह रही हैं, तो इस रास्ते से ही बहती हुई ये नदियाँ क्या करती हैं, उन्हीं पत्थरों को छोटा छोटा करते करते इन्होंने उसको एक मिट्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और वही जो मिट्टी है उन छोटे छोटे पत्थरों के टूटने से बनी हुई, उसी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। ठीक है। अब क्योंकि ये इतने सालों से बह रही है तो बिल्कुल फाइन है, इन एरिया में पानी भी अच्छा खासा लगता है, सनलाइट भी अच्छी खासी है, तो इसलिए ये जो मिट्टी है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ दी देखने को मिलेगी आपको इंडिया के अंदर। ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा एरिया भी कवर करती है, क्योंकि ये रिवर्स बहुत बड़े एंटायर एरिया में, इंडिया के नॉर्थ इंडिया में बहती हैं। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ टेम्परेचर वेरीज टूवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमने थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस किया था आपके इग्नियस रॉक वाले पार्ट में। देखिए, बात है कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है, कि क्या बदलाव आते हैं जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं। क्या ये डिक्रीज होता है, क्या ये सेम रहता है, क्या ये इंक्रीज होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज। सिंपल लॉजिक है इसका। सिंपल लॉजिक क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर जाएंगे तो आपको क्या नोटिस करोगे कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। वो होगा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, तो उसके बाद जितना आप नीचे गए, उतना नीचे जाने के बाद जो ऊपर जितना भी मटेरियल था, जितनी भी ज़मीन थी, जितने भी पत्थर थे, उनका प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ओवरलाइंग जो रॉक्स है, मतलब जो ऊपर जो पत्थर मिट्टी सब कुछ है, उनका प्रेशर पड़ेगा नीचे वाली लेयर्स पे, और नीचे वाली लेयर्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये पिक्चर आपको इजीली रिप्रेजेंट कर देगी। देखिए, ऊपर वाली जो लेयर है उसको लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है। तो लिथोस्फेयर लेयर में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप 100 के अराउंड जो है किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाएगा। उससे आप नीचे और जाएंगे 200 से ज़्यादा 250 तक जाएंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस, 400 तक चले जाएंगे तो और ज़्यादा आपको 2000 डिग्री सेल्सियस, और नीचे जाएंगे 500 तक तो 2500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आप देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरलाइंग जो रॉक्स हैं उनका प्रेशर जो है वो निचले वाली लेयर्स पे पड़ रहा है, दैट्स वाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक दूसरे के टेम्परेचर और जो प्रेशर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया है। अगेन ये कुछ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कम्प्लीटली जो हेल्प है एसएससी से रिलेटेड वो वहाँ पर की जाएगी। और साथ में अगर आप हमारा कोर्स भी बाय करना चाहते हैं तो उसके अंदर वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज़, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, करंट अफेयर। तो वो आपको 4999 के अंदर ये जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। आगे अगर बात करें, अगर आप एसएससी से एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि हमारी वेबसाइट है, ये आपको अभिपीडिया.अभिमन्यु के नाम से वेबसाइट मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें सिविल सर्विसेज और ये आपके एसएससी, सीजीएल, रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सब एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। अगर सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक सेक्शन है, वहाँ पे सीजीएल एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप सीजीएल की बात करें तो एक तो सेक्शन है आपका ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ। एक आपका सिर्फ वीडियो कोर्सेज़ का भी है, ये आपका टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है, और उसके अलावा ये अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर आप कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं भी बाय करना चाहते तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये कोर्सेज आपको अलग अलग 170, 180 या फिर 226 के अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे।
तो आप यहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।